चलिए बेटा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं, प्राइसिंग डिसीजन है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्लेन प्राइसिंग डिसीजन। तो प्राइसिंग का जो निर्णय है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये प्राइसिंग का डिसीजन हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। किसी भी प्रोडक्ट की सफलता असफलता उसके प्राइसिंग के निर्णय पर निर्धारित होती है। मतलब एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट अगर आप प्राइसिंग गलत कर दोगे बेकार हो जाएगा। जैसे मैं एक सबसे बढ़िया, अच्छा एक मिनट, जैसे नैनो कार अच्छा प्रोडक्ट था, समझ रहे हो, किफायती प्रोडक्ट था, बट क्या हुआ, प्राइसिंग बहुत कम कर दी। तो सर अच्छी बात है ना, नहीं, जब प्राइसिंग बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, तो एक उसका साइड इफेक्ट आ जाता है कि लोगों का थॉट प्रोसेस बदल जाता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि यार इससे हमारा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, हमारा डाउन हो रहा है, बल्कि मेंटेन तो हो ही नहीं रहा। मतलब कई लोगों को ये कहते सुना, यार नैनो मत लियो, इससे तो भाई तू कोई अच्छी सी बाइक ले लियो। मतलब क्योंकि 1 लाख रुपए की जब कार बिक रही है तो लोगों का स्टैंडर्ड उससे मेजर होने लगा, समझ रहे थे। इसका प्राइसिंग उन्होंने गलत रखी ना सिर्फ लगभग। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट बेकार प्राइस से बेकार हो जाता है। और कई बार कम अच्छा प्रोडक्ट भी, बेकार नहीं, बेकार तो बिकेगा नहीं, कम अच्छा प्रोडक्ट भी अगर आप प्राइसिंग अच्छी रखोगे तो मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी प्राइसिंग मेरी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब कुछ बढ़े, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज रेवेन्यू, मैक्सिमाइज आउटपुट, यानी हम अपने रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज करें। मतलब इतने रुपए में बेचें ताकि मेरी रेवेन्यू भी मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, सेल भी ज्यादा हो, प्रॉफिट भी ज्यादा हो, कैपेसिटी स्पेयर ना रहे। नहीं भाई, तो हायर प्राइस अगर रख दोगे तो सेल डाउन हो जाएगी, खाली बैठोगे। कम प्राइस रख दोगे तो प्रॉफिट नहीं कमाओगे, है ना। तो प्राइसिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जियो ने गुड प्राइसिंग पॉलिसी रखी थी, उन्होंने पहले ऑब्जर्व कर लिया था कि भाई क्या मार्केट में यूजर को चाहिए, तो उनकी प्राइसिंग पॉलिसी एक तरह से मैजिक प्राइसिंग पॉलिसी थी। ये प्राइसिंग पॉलिसी होता है पाथ फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसी प्राइस पर बेचो कि कॉम्पिटिटर चाह कर भी उस प्राइस पर ना बेच पाए। नहीं, तो बेस्ट प्राइस वो होती है जिसमें कस्टमर प्राइस देने को तैयार हो। अब आप ये कह सकते हो कि सर इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल का मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करता है, तब जो पैसे लेता है वो कहलाती है इंटरनल प्राइस। एक्सटर्नल जो बाजार में बेचते हैं कस्टमर को और तब जो पैसे लेते हैं, राइट भाई। अब इसमें हमें दो बातें करनी है आगे, एक तो हमारी स्ट्रेटेजी प्राइसिंग पॉलिसी और एक मेथड। मेथड का मतलब हम आगे सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस, जो हम सोचे बेटर है वो तो कहलाएगा मेथड, है भी। प्राइसिंग पॉलिसी हम अपनी क्या प्राइसिंग रखें कंडीशन के हिसाब से, नए प्रोडक्ट के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, है भी, तो वो कहलाएगा हमारी प्राइसिंग पॉलिसी। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कुछ फर्म कि सर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइस में बेच देते हैं। मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आई और एक मार्जिन जोड़ा और बाजार में बेच दिया सेलिंग प्राइस, यानी वो मार्केट प्राइस कहलाती है बेसिकली। तो सबसे बड़ी बात में इनका समझनी है हमें कि प्राइस हमारे प्रोडक्ट की सही होनी चाहिए, क्योंकि बेकार प्राइस या गलत प्राइस आपके प्रोडक्ट को ले डूबेगी। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है, राइट भी। चलिए अब आता है प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ जी, चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइसिंग हमें चाहिए अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहली बात आती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फिर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो पहला परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ध्यान से सुनना। परफेक्ट यानी इम्परफेक्ट नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जहां पर गला काट प्रतियोगिता हो, एक दूसरे का गला काट रहे हो, यानी अनलिमिटेड बायर अनलिमिटेड सेलर, राइट। मतलब अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट हो। मतलब ये नहीं कि 10 20 15 50, पता ही नहीं कितने सेलर हो और कितने बायर हो। जैसे हम बात करें दिल्ली में आजाद मार्केट में, राइट, तो शॉप जो है ड्राई फ्रूट्स की, पता नहीं कितनी शॉप्स हैं वहां पर, है ना। तो वो कौन सी प्राइस रखेंगे? अगर आपको वहां पर शॉप खोलनी है, ना राइट में देखोगे ना लेफ्ट में देखोगे, जो भी बाजार में चल रही है प्राइस वो रखोगे आप, राइट भाई। जैसे पेन हो गया, ग्रोसरी शॉप्स हो गई, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं।
अनलिमिटेड बायर होते हैं, अनलिमिटेड सेलर होते हैं। यहाँ पर इजी एंट्री होती है, इजी एग्जिट होती है, ठीक है। सेम टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट, और प्रोडक्शन प्रोसेस भी उनका एक जैसा होता है, ठीक है। प्राइस क्या होती है? प्रिवेलिंग द मार्केट। प्राइस क्या होती है? प्रिवेलिंग द मार्केट, जो मार्केट में प्राइस चल रही हो। अगर हम सेलिंग प्राइस ज्यादा रखेंगे, नहीं भाई नहीं, मैं तो बराबर वाले ज्यादा रखूंगा, कौन आएगा आपके पास? वो तो बराबर वाले से ले लेगा, नहीं भाई। तो यहाँ प्राइस टेकर होते हैं हम, ना कि प्राइस मेकर। मेकर नहीं होते, हम बनाते नहीं है, टेकर होते हैं, जो प्राइस चल रही हो। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस कम रखोगे तो सोच रहे हो कि दूसरा कस्टमर मेरे पास आ जाएगा, लॉस होगा, क्योंकि जिस प्राइस पर अभी आप बेच रहे हो ना, उस पर बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, और उसे कम पर रख दोगे तो आपको प्रॉफिट और कम हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए खतरा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार प्राइस कम रख देते हैं, तो एक बार कस्टमर डेवलप हो जाएगा, रिलेशन, तो जब कस्टमर का रिलेशन डेवलप हो जाएगा फिर प्राइस बढ़ा देंगे। बढ़ा ही नहीं पाओगे आप कभी भी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ाओगे तो और मैन्युफैक्चरर और कंपटीटर फिर आ जाएंगे, तो वो तो हमेशा लॉस में चलता रहेगा, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कभी कर ही नहीं पाओगे। तो यानी आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी? जब तक भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू से कम आती है, वहां तक आप रखते चले जाओगे, या मैक्सिमम बराबर आती है, तो वो कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन। राइट भाई, क्लियर हो गया पार्ट? हाँ जी, क्या कहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, ग्रोसरी शॉप, एक जैसे प्रोडक्ट, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होती है और फ्री एग्जिट, आओ जाओ तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, खुला दरबार है। हाँ जी, कोई प्राइसिंग पॉलिसी अपनी नहीं होती, अपनी नहीं होती कि आप इस पर बेचोगे, प्राइस मार्केट डिटरमाइन करती है, ओके। हाँ जी, जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, इट कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, ना तो प्राइस बढ़ा सकते हो ना प्राइस कम कर सकते हो, हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। क्यों सर? प्राइस कम करोगे, प्राइस अगर कम करोगे तो वैसे प्रॉफिट पहले से कम आ रहा है और लॉस में चले जाओगे, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर नहीं पाओगे। ज्यादा आप रखोगे प्राइस, कस्टमर नहीं आएगा आपके पास, ओके। हाँ जी, तो हमें क्वांटिटी पर डिसाइड करना होता है बेसिकली, राइट भाई। हाँ जी, हम प्रोडक्ट बेचते चले जाते हैं एज लॉन्ग एज, जब तक मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम या बराबर आती है मार्जिनल प्राइस, ओके, यानी तब तक हम इस प्रोडक्ट को बेचते चले जाते हैं, ओके। ये तो वो कहलाता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, मोनोपोली। सेकंड है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, मतलब हम राजा, यानी एक ही सेलर होता है, कोई कंपटीटर होता ही नहीं है। मतलब हम जो बेच रहे हैं बस हमारा ही प्रोडक्ट बिकेगा, हमारा प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? ये नहीं तो वो, जैसे चाय, चाय नहीं तो कॉफी, कोका कोला है, कोका कोला नहीं तो पेप्सी। तो यहां वो वाली बात नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मेरा उपलब्ध नहीं होगा, मैं ही सेलर हूंगा, बायर अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। एंट्री बायर होगी, एंट्री बैरियर होगी, मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं आ सकता न्यू एंट्रेंट के लिए, क्योंकि इसमें हाई कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है बनाती है, जैसे बैंडविड्थ है, सैटेलाइट क्यूब्स कंपनी बनाती है। यहाँ पर हम प्राइस मेकर होते हैं, ना कि प्राइस टेकर। हम जो प्राइस सेट करेंगे वही होगा, राइट भाई। हम प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस टेकर नहीं होते हैं, ओके। जो भी प्राइस हम सेट करते हैं उसी पर बिकेगा, मतलब प्रीमियम प्राइस पर हम बेचते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, बट प्राइस डिमांड के हिसाब से फिक्स की जाती है। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो डिमांड कम हो जाएगी, वो नहीं। जितनी डिमांड तक रहती है हम उस प्रोडक्ट को अपनी प्रीमियम प्राइस पर बेचते हैं, ताकि कस्टमर भी दे पाए और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो। जब हमें लगता है कि प्रॉफिट कम होने लग रहा है, बहुत ज्यादा प्राइस है, फिर हम प्राइस अपने आप कम कर देते हैं, या फिर कोई कंपटीटर मार्केट में आने लगता है तो हम अपनी प्राइस को कम कर देते हैं ताकि वो बाहर भाग जाए, राइट भाई। तो ये कहलाती है हमारी बेसिकली मोनोपोली कंडीशन। इसमें प्राइस हमें खुद बनानी पड़ती है अपने आप। कई बार गॉड गिफ्टेड होती है, अब जैसे कोई डॉक्टर है या कोई प्लेयर है, राइट, या कोई सेलिब्रिटी है, तो वो अपनी प्राइस खुद सेट कर देते हैं। जैसे सिंगर है, मानो किशोर कुमार या जो बड़े बड़े सिंगर थे, वो प्राइस अपने आप सेट करते थे कि भाई हम अपने एरिया में मास्टर हैं, हमारी प्राइस अपनी होगी, राइट। हमारे जैसा कोई नहीं गा सकता, हमारे जैसा ही काम कोई कर नहीं सकता, नो, हमारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई डॉक्टर है तो कहता है कि मेरे जैसा कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो मैं जो प्राइस रखूंगा पेशेंट को वो देनी होगी, तो वो प्राइस कहलाती है मोनोपोली प्राइस। क्लियर हो गया पार्ट? तो एक सेलर होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, बट सर्विस रिसिपेंट बहुत ज्यादा होते हैं। प्राइस मेकर होते हैं, ना कि प्राइस टेकर होते हैं, ओके। कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारा उपलब्ध नहीं होता। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं तो वो, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। एंट्री बैरियर होती है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होती है, हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, हम इसमें प्राइस हमेशा प्रीमियम रखते हैं डिमांड के हिसाब से, जहां पर प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो रहा हो,
जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले ने विंडो बनाते थे, बैंडविड्थ ह्यूज कंपनी की, ठीक है। तो ये प्राइस हमारी मोनोपोली कहलाती है। ओके, चलिए थर्ड आता है मोनोपोलिस्टिक। हाँ जी, हाँ जी, अगला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली, मतलब दोनों का मिक्सर होता है ये, ठीक है, मोनोपोली का भी और परफेक्ट कंपटीशन का भी, राइट। मतलब एक से ज्यादा सेलर होते हैं। ध्यान से सुना क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सेलर एक से ज्यादा होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, अनलिमिटेड, है ना। यहां अनलिमिटेड से कम होते हैं बट काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सर क्या कहना चाहते हैं, देयर यूनिक फीचर्स मेक्स देम मोनोपोली देन द अदर, मतलब मेरा यूनिक फीचर है तो मैं दूसरे से अलग खड़ा हूंगा, नहीं, कोई प्राइस में कंपटीशन नहीं होगा बट कंपटीशन होगा फीचर बेस्ड। नो प्राइस कंपटीशन बट कंपटीशन इज बेस्ड ऑन फीचर्स, मतलब हर एक अपने फीचर्स के लिए जाना जाता है, नहीं, देयर यूनिक फीचर्स मेक्स देम मोनोपोली देन द अदर। नो प्राइस कंपटीशन बट कंपटीशन इज बेस्ड ऑन फीचर्स, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट है, अब कई सारे रेस्टोरेंट है ना, तो किसी एक की वैसे मोनोपोली नहीं है बट हर रेस्टोरेंट अपने अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। कोई साउथ इंडियन के लिए, कोई वेज के लिए, कोई नॉन वेज के लिए, कोई नॉर्थ इंडियन के लिए, है ना। तो सबका टेस्ट अलग अलग है और वो टेस्ट के लिए जाना जाता है। जैसे सोप है, साबुन है, मान लो, है ना, कोई ब्यूटी सोप के लिए जाना जाता है, जैसे लक्स है, पियर्स अट्रैक्टिव के लिए जाना जाता है, डिटॉल एंटीसेप्टिक के लिए जाना जाता है, कोई फेयरनेस के लिए जाना जाता है। सब तो हर प्रोडक्ट अपने अपने फीचर में राजा है, बट सोप तो कई प्रकार के हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन भी हो गया, मोनोपोली भी हो गई, तो उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, राइट भाई। तो टेस्ट अलग अलग होता है पर हर एक अपने अपने फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो यहां पर प्रॉफिट हम कहां रखते हैं, जहां मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, राइट भाई। तो ये कहलाती है हमारी मोनोपोलिस्टिक। क्लियर हो गया पार्ट भाई। चलिए आगे चलते हैं, ओलिगोपोली। अच्छा, इसमें ना ध्यान रखना, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल, है ना, ये बात समझ में आ गई ना। जैसे सोप है, सिमिलर तो है, सिमिलर तो है बट कोई फेयरनेस के लिए फेमस है, कोई ब्यूटी के लिए, कोई एंटीसेप्टिक के लिए, कोई अट्रैक्टिव के लिए, तो सिमिलर तो है बट वो आइडेंटिकल नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। जैसे रेस्टोरेंट है, सिमिलर तो है बट कोई साउथ इंडियन के लिए, कोई नॉर्थ इंडियन के लिए, कोई वेज के लिए, कोई नॉन वेज के लिए, ये बात कही जा रही है। क्लियर बात भाई। चलिए अब आते हैं ओलिगोपोली। अगला है ओलिगोपोली, ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ओलिगोपोलस, ओलिगो और पोलस, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्यू सेलर, ये होता है फ्यू और इसका मतलब होता है सेलर, यानी ध्यान से सुनो, फ्यू सेलर होते हैं बाजार में, ठीक है, जो आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। अब फ्यू सेलर का मतलब क्या हुआ, अगर हम कंपेयर करें, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो अनलिमिटेड बायर अनलिमिटेड सेलर, मोनोपोलिस्टिक सॉरी मोनोपोली की बात करें तो एक सेलर, हम बात करें सेलर की केवल, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में बात करें हम, नहीं भाई, तो एक से तो ज्यादा होते हैं सेलर बट लेस देन इनफिनाइट। और ओलिगोपोली में बात करें तो फ्यू सेलर होते हैं, काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं, काउंट कर सकते हो, ठीक है भाई। भाई परफेक्ट में तो अनलिमिटेड हो गए, मोनोपोली में एक ही राजा हो गया, उसी का राज चलता है। मोनोपोलिस्टिक में एक से ज्यादा होते हैं, इनफाइनाइट से कम होते हैं, बट ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं जो टिप्स पर काउंट कर सकते हो आप, ठीक बात है। जैसे आप ये कहते हो, अच्छा इनका मार्केट में मेजर शेयर होता है, दे होल्ड द एंटायर मार्केट, जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, ये मार्केट में एक अपना शेयर बना के रखते हैं। एयरक्राफ्ट वाले हो गए, है ना, जेट एयरवेज हो गई, इंडियन एयरलाइंस हो गई, पेप्सी, कोका कोला बता दिया। पेट्रोल डीजल में कुछ ही कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब जैसे सिगरेट की कंपनी में देखें तो 75% आईटीसी का होता है। तो ईच फर्म अवेयर करते हैं किसको, दूसरे के बिहेवियर को, कॉन्सोनेंस कहते हैं, मतलब ये डिमांड को भी ध्यान में रखते हैं और दूसरे के बिहेवियर को भी ध्यान में रखते हैं। फ्यू फर्म्स होती हैं, राइट। जैसे एयरक्राफ्ट है तो उसमें कौन कौन से, इंडियन एयरलाइंस है, जेट एयरवेज है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, मतलब लिमिटेड है ना, फ्यू है, टिप्स पर काउंट कर सकते हो, राइट। सॉफ्ट ड्रिंक है तो टिप्स पर काउंट कर सकते हो, कोका कोला है, पेप्सी है, ये वाली बात कह रहे हैं हम।
तो ये प्राइस जो सेट करते हैं ये केवल डिमांड को ध्यान में नहीं रखते कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, बल्कि जो दूसरा डिसीजन ले रहा है, दूसरे की स्ट्रेटेजी है, कॉन्सोनेंस, उस पर भी निगाह रखते हैं, क्लोज निगाह रखते हैं कि भाई दूसरा क्या कर रहा है। मान लो दूसरा प्राइस कम कर रहा है तो ये भी अपनी प्राइस कम कर देते हैं, दूसरा प्राइस बढ़ा रहा है ये भी प्राइस बढ़ा देते हैं, दूसरा मान लो कोई ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रहा है तो ये भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये कहलाती है ओलिगोपोली, ठीक है। दे हैव ए मेजर कंट्रीब्यूशन इन द मार्केट, इस लाइन को ध्यान रखना, दे हैव द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द मार्केट, मतलब कोका कोला है, जैसे पेप्सी है, अगर मान लो ये दोनों बंद कर दें तो मेजर लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक मिलनी बंद हो जाएगी, है ना। एयरक्राफ्ट है, मान लो स्पाइस जेट, जेड एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस, ये एक कोई या दो बंद कर दें तो एयरक्राफ्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो ये कहलाता है इनका मेजर होल्ड होता है मार्केट पर, राइट। प्राइस कितने सेट करते हैं ये लोग, क्लियर पार्ट भी यहां तक समझ में आ गया। इसमें ध्यान रखना प्राइसिंग पॉलिसी हम तीन पार्ट्स में समझते हैं, यूनिफॉर्म यानी कार्टेल बना लेते हैं, प्रीडेटरी प्राइस और कॉस्ट प्लस बेसिक प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस, एक मिनट में लिख देता हूं, यूनिफॉर्म प्राइस यानी ये एक कार्टेल बना लेते हैं कि फ्यू सेलर आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम एक ही प्राइस पर माल बेचेंगे, कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन के थ्रू, ओके। हाँ जी, दूसरा प्रीडेटरी प्राइस, ये क्या होता है बेसिकली, कीपिंग द प्राइस आर्टिफिशियली बिलो टोटल कॉस्ट, ताकि दूसरा बाजार में ना आ पाए, कीपिंग द प्राइस आर्टिफिशियली बिलो द टोटल कॉस्ट टू रिस्ट्रिक्ट अनसीट द कंपटीटर, ओके। कॉस्ट प्लस जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है उसमें मार्केट प्राइस जोड़ दो, उसमें प्रॉफिट जोड़ दो। तो ओलिगोपोली में तीन प्राइस चलती हैं, कॉस्ट प्लस मार्जिन, टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन, या फिर ये कार्टेल बना लेते हैं कि भाई हम इसी प्राइस पर माल बेचेंगे, आपस में समझौता कर लेते हैं कि तुम भी नहीं बढ़ाओगे हम भी नहीं बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन से। प्रीडेटरी आर्टिफिशियल प्राइस कम कर देते हैं टोटल कॉस्ट से कम, ताकि जो नया कोई इनको भय लगता है कि यार कोई नया कॉम्पिटिटर आने वाला है, चलो भाई एक बार हम सब मिलकर एकता में बल है दूसरों को भगाते हैं, तो वो कहलाती है प्रीडेटरी प्राइस, क्लियर पार्ट भी। तो ये कहलाया ओलिगोपोली, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे अलावा कोई और नहीं कमाए, एक हमने लक्ष्मण रेखा बना ली कि इसमें बस हम रहेंगे। दे हैव ए मेजर कंट्रीब्यूशन इन द मार्केट, कि जैसे कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक अगर ये लोग बंद कर दे बनाना दोनों, तो एक दुनिया के एक बहुत बड़े पार्ट को सॉफ्ट ड्रिंक मिलनी काफी समय के लिए रुक जाएगी, समझ गए। एयरक्राफ्ट है, ये दो तीन कंपनी ने होल्ड किया हुआ है, तो ये अगर रोक दें सर्विसेज तो प्रॉब्लम आ जाएगी ज्यादा, तो इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। हो गया क्लियर बेटा, चलिए आगे चले। हाँ जी, नेक्स्ट है थर्ड, प्राइसिंग पॉलिसी। पहले बता चुके हैं, पॉलिसी का मतलब हम क्या प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करें, ठीक है। जो भी हमारी प्राइसिंग पॉलिसी होगी वो हमारी कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप गलत प्राइसिंग पॉलिसी रख लोगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया नैनो, अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी रखोगे तो कम अच्छा प्रोडक्ट भी एक बार को चलने लगेगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेकार प्राइसिंग पॉलिसी से आप खराब कर दोगे, तो प्राइसिंग पॉलिसी तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी पर कि हम अपनी सेल कितनी बढ़ा सके और कितना प्रॉफिट बढ़ा सके, नहीं भी जो हमारी नई कैपिटल है। हालांकि कॉस्ट हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइसिंग में, नहीं, कस्टमर डिमांड क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये सारे एक इफेक्ट करते हैं हमारी प्राइसिंग पॉलिसी को कि भाई मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर मैं तो ज्यादा प्राइस रखूंगा ना, मार्केट में क्या कंपटीशन है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हमारे रोल प्ले करते हैं कि हम प्राइसिंग पॉलिसी क्या रखें, ठीक है। कॉस्ट हमारा मेन फैक्टर तो होता ही है, ओके, बट हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, वो ध्यान में रखो कि हम जो पॉलिसी बनाए यानी रणनीति बनाए हम कि हम इतनी प्राइस रखेंगे, ठीक है। वर्क टूवर्ड्स बेटर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, सबसे मेन स्ट्रक्चर आप रखोगे कि भाई आप प्राइस बढ़ा रहे हो और डिमांड बहुत कम होती जा रही है, तो नहीं रुको, ऐसी प्राइस रखो कि डिमांड और सप्लाई मेंटेन हो दोनों आपस में, राइट। ये ना हो कि आप प्राइस कम करते चले जा रहे हो और डिमांड आपकी बढ़ नहीं रही, तो फिर क्या फायदा, राइट। अवॉइड मतलब दोनों में ट्रेड ऑफ, समन्वय स्थापित करना है,
ये स्ट्रक्चर है प्राइसिंग पॉलिसी का, इन बातों को ध्यान में रखना है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कोई ऐसा प्राइस मत रखो जिससे आपकी इकोनॉमिक पर फर्क पड़े। मतलब इसका मतलब है कि मान लो आप कोई एसेंशियल कमोडिटी बेच रहे हो, है ना, जैसे गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, डीजल्स हैं, जो मतलब एक एसेंशियल कमोडिटी में आते हैं, तो उसकी प्राइस इतनी मत रखो कि एक नॉर्मल आदमी ना ले पाए, तो इकोनॉमिक पर इफेक्ट आ जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप एक्सपोर्ट की जो डिमांड आ रही है, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट आ रही है, एटलीस्ट पहले उसको फुलफिल करो। इससे क्यों सर? क्योंकि ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी रखो कि एक्सपोर्ट की डिमांड फुलफिल हो, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज हमारी सरकार के पास आती है और हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है। ये तो है ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब इसका मतलब है अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, खाली बैठा हूं और कोई ऑर्डर बाहर से आया है, तो भाई ज्यादा मत कमाने की सोचो, वेरिएबल कॉस्ट पर भी आप उसको दे दो, रेलिवेंट कॉस्ट पर भी इंसेंटिव दो। ठीक है, इंप्रूव टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई नई अच्छी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसके लिए अगर आपको ज्यादा पैसे देने पड़े तो आप दे दो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी तभी तो डेवलप होगी। अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करेगा तो फिर वो अपग्रेडेशन नहीं होगी। तो दीज आर द प्राइस स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अगला आता है हमारे पास प्रिंसिपल, सिद्धांत। ठीक है, किन प्रिंसिपल को फॉलो करें? यानी कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, द टेंडेंसी शुड बी ऑफ लोअर द प्राइस इन सच ए वे सो एज टू चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। अब वो कहता है कि कुछ सिद्धांत है उसको फॉलो करो, मतलब एक नियम है। तो जैसे कुछ भी काम करोगे तो नियमों में बंद के करोगे ना, कॉस्ट तो है ही, अब उसको छोड़ दो। यानी वो ये कहना चाहता है कि प्राइस आप ऐसी रखो ताकि आउटपुट और प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन रहे। मतलब आप कितना बनाना चाहते हो, अगर आप ज्यादा बनाओगे, है ना, और आप चाहते हो ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उस हिसाब से प्राइस रखो कम, तभी तो कस्टमर ज्यादा खरीदेगा आपसे, है ना। इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स प्राइस क्या है? कंपेटिटिव सिचुएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप लेते हो तो नॉर्मल एक प्रिंसिपल फॉलो करो कि अगर आपका नया प्रोडक्ट है या एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है तो कम से कम प्राइस रखना चाहोगे, एस्टेब्लिश्ड है तो करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, चलिए अब इसमें एक आता है प्राइस कस्टमाइजेशन और दूसरा आता है प्राइस सेंसिटिविटी। दो चीजें हमें समझनी है। ओके, हमें इसमें दो चीजें समझनी है, प्राइस कस्टमाइजेशन और प्राइस सेंसिटिविटी, ये इसके प्रिंसिपल है। ओके, चलिए, हाँ जी चलिए अगला है, देखो क्या है प्रिंसिपल प्राइस कस्टमाइजेशन। इसका मतलब होता है कि डिफरेंस प्राइस फॉर डिफरेंस प्राइस, ठीक है, फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस अलग अलग सिचुएशन में आप चार्ज कर सकते हो। समझ रहे हो? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज सम टाइम कस्टमाइज्ड कीपिंग टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, परसीव्ड वैल्यू जो कस्टमर लेना चाहता है कि वाह मजा आ गया, तो कस्टमर के हिसाब से हम डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट की। इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो। और किस पर? बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, कस्टमर पास बिहेवियर, डेमोग्राफिक और टाइमिंग डिफरेंस। तो ये कहना चाहता है कस्टमाइज, यानी डिफरेंट प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट कैन बी चार्ज इन डिफरेंट कंडीशंस। पहला प्रोडक्ट लाइन, मतलब प्रोडक्ट लाइन आपका प्रोडक्ट सेम है बट स्लाइटली डिफरेंट है। फर्नीचर है ना, जैसे फर्नीचर है, एक पर सनमाइका टॉप, एक पर पॉलिश, तो आप अलग अलग प्राइस ले सकते हो कस्टमर के हिसाब से, है ना। एक 16 जीबी की पेन ड्राइव है, एक 32 जीबी की पेन ड्राइव है, तो प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट सेम है पेन ड्राइव, पर उसमें कंटेंट स्टोरेज डिफरेंट हो गई ना। आ रही बात समझ में? सिनेमा की टिकट है ना, आगे वालों के लिए अलग, बालकोनी वालों के लिए अलग। तो प्रोडक्ट लाइन अगर अलग है तो हम उस हिसाब से प्राइसिंग भी रख सकते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल। आगे बात समझ में? कस्टमर का पास बिहेवियर, अगर कोई कस्टमर ऐसा है कि पिछले 5 साल में वो हमेशा भाई साहब मांगने नहीं पड़ते उससे पैसे, पहले दे देता है, तो हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके, ये बिहेवियर है। डेमोग्राफिक मतलब ये सिचुएशन, जैसे ओल्ड सीनियर सिटीजन है तो हॉस्पिटल में उनको अलग से, जैसे मैक्स में जाओगे तो सबसे पहले पूछते हैं एज, अगर एज सिटीजन सीनियर सिटीजन की है तो वो अपने आप 10% 15% जो भी उनकी पॉलिसी होती है वो डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे मिलिट्री
में जो भी काम करता है तो उसको और उसके घर वालों को रेलवे में डिस्काउंट मिलता है या नहीं? तो इस तरीके के कहते हैं फेयर कंसेशंस, ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन। टाइम डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस मतलब अगर कोई ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, वो कहता है 6 महीने के लिए अलग है और साल भर के लिए अलग प्राइस है। 6 महीने के लिए अलग प्राइस, साल भर के लिए अलग प्राइस। भाई आप 6 महीने का पैक लेते हो तो आपको कम ज्यादा पैसे देने पड़ते, साल भर का पैक लोगे तो डबल के 10% कम देने पड़ेंगे। इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फ्रिज है, सीजन में अलग, ऑफ सीजन में अलग। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन की वजह से, कस्टमर का बिहेवियर, डेमोग्राफिक और टाइम डिफरेंस की वजह से आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्राइस कस्टमाइजेशन। प्रोडक्ट लाइन का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट फीचर्स। लाइक फर्नीचर है, एक सनमाइका टॉप, एक पॉलिश टॉप, है ना। सिनेमा हॉल है, फ्रंट की अलग और बालकनी की अलग। पेन ड्राइव है 16 जीबी के, 30 जीबी के। तो ये कहना चाहते हैं अलग अलग प्राइस कस्टमर के साथ। अगर कस्टमर का पास बिहेवियर अच्छा है और वो लगातार पेमेंट दे रहा है तो आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो। डेमोग्राफिक, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को, सीनियर सिटीजन को हॉस्पिटल में, है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, रेलवे में डिस्काउंट मिलता है, कंसेशनल प्राइस फॉर मिलिट्री। टाइम डिफरेंस कि अगर आपका प्लान है कि आप 1 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 199 का, 3 महीने का लेते हो तो 600 रुपए बनते हैं, 555 का ले लेते हैं प्लान। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है, सीजन में कुछ और प्राइस, ऑफ सीजन में कुछ और प्राइस। तो हम डिफरेंट प्राइस की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस कस्टमाइजेशन। सेकंड है प्राइस सेंसिटिविटी। ओके, चलिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन प्राइस सेंसिटिविटी। उसी में आ रहा है ना। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? एक तो सेंसिटिविटी का मतलब समझो कि भाई, अच्छा एक लाइन पढ़ देते हैं। इट मेजर्स द कस्टमर बिहेवियर टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नेगले ने डिफाइन किया था, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं ये, बिल्कुल पहले सिंपल भाषा में समझो। सेंसिटिविटी, ठीक है, जैसे मैं बात करूं एक फैक्टर में चेंज का होने से दूसरे डिपेंडेंट फैक्टर में अगर चेंज आता है, एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हुआ क्योंकि डिपेंडेंट है, तो वो हाई सेंसिटिविटी कहलाएगा। वर्ड्स पर ध्यान देना, एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, उस वजह से जो उसका डिपेंडेंट फैक्टर है उसमें भी चेंज आ रहा है, तो वो कहलाएगा हाई सेंसिटिविटी। जैसे मैं कहूं प्राइस और कमोडिटी, अगर प्राइस में मैं चेंज करूं तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा, यानी सेंसिटिविटी है, डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं प्राइस में चेंज करूं और डिमांड में कोई चेंज ना हो, प्राइस बढ़ाऊं डिमांड उतनी रहे, यानी नो सेंसिटिविटी। अच्छा सिंपल भाषा में समझो, दो फ्रेंड हैं एक्स और वाई। एक्स वाई को मतलब आपस में गहरे मित्र हैं, कोई भी कमेंट करता है वाई को बुरा नहीं लगता, इसका मतलब नो सेंसिटिविटी। अगर एक्स कोई कमेंट करता है, ठीक है, उसको बुरा लगता है वाई को इमीडिएटली, तो इसका मतलब उसके बिहेवियर में चेंज आया ना कमेंट करने से, यानी हाई सेंसिटिविटी। यानी एक फैक्टर में बदलने से, चेंज होने से, जो उसके डिपेंडेंट फैक्टर है उस पर तुरंत आता है चेंज, तो वो कहलाता है हाई सेंसिटिव। जैसे कहते हैं ना, कोलगेट में आपने देखा होगा कि भाई दांतों में नमक है तो ठंडा लगता है ना, तो अगर ठंडा फील होता है एकदम, तो इसका मतलब होता है हाई सेंसिटिविटी होती है। समझ गए बात? तो सेंसिटिविटी का मतलब चेंज इन वन फैक्टर, ठीक है। अगर प्राइस में चेंज करने से कस्टमर के बिहेवियर में चेंज आ जाता है तो उसको बोलते हैं हाई सेंसिटिविटी। बात समझ में आई? मान लो कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, कस्टमर ने सेलर ने कहा दुकानदार ने कि भाई ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, आपने कहा नहीं भाई। जैसे कहते हैं ना करोल बाग में आप जाते हो एक अच्छी सी मार्केट में, ऊपर मार्केट में, वो भाई कितने का है, उसने कहा 100 रुपए का, हमने कहा 50 में देना है भाई, तो वो कहता है चलो 50 तो भाई साहब बहुत कम है, तो कुछ आप 100 रुपए नहीं तो कुछ कम दे दो। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बार्गेन करने को तैयार है, यानी सेंसिटिविटी है। पर अगर आप वही प्रोडक्ट शोरूम में खरीद रहे हो भाई, उसके ऊपर लिखा हुआ है फिक्स प्राइस 100 रुपए, तो शायद आप बोलोगे भी नहीं उससे यार 50 रुपए छोड़ 90 रुपए में, एक बड़ा शोरूम है, तो इसका मतलब नो सेंसिटिविटी। समझ रहे हो? यानी जब बार्गेनिंग की पावर ही नहीं होती, यानी बिहेवियर में चेंज नहीं होता प्राइस में चेंज होने से, तो
कोई सेंसिटिविटी वाली बात नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? तो ये कहते हैं प्राइस सेंसिटिविटी का मीनिंग। ओके, हाँ जी। अब नेगले ने मतलब कैसे चेक करेंगे कि प्राइस सेंसिटिविटी है या नहीं? ओके, चलिए पहला आता है, हम सबसे पहले बात करते हैं लो सेंसिटिविटी वाली, ठीक है, यूनिक वैल्यू इफेक्ट। ओके, मोर यूनिक द प्रोडक्ट लोअर इज द प्राइस सेंसिटिविटी। क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से सुना। मोर यूनिक, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो इसका मतलब लो सेंसिटिविटी है। जैसे हमारे पास, हमने कोई बिल्डिंग खरीदनी है, वो बिल्कुल एक पार्क फेसिंग है, व्यू बहुत अच्छा है सामने का, तो बिल्डर या सेलर क्या कहेगा? सर ये यूनिक है, इस जैसी बिल्डिंग का फेस दूसरा नहीं मिलेगा, तो इसकी प्राइस 50 लाख रुपए है। तो आपको कोई भी कुछ कम हो जाए तो कहेगा नहीं भाई साहब 49.9 भी नहीं होंगे। तो यानी इसका मतलब यूनिक है ना? कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करते हैं सर्जरी, तो उसकी एक प्राइस है फिक्स, वो प्राइस अगर बढ़ा भी देंगे तो उनकी डिमांड कम नहीं होगी। यानी यूनिक स्पेशलिटी है ना, जो उसमें है वो औरों में नहीं है, समझ गए? तो वो कहलाता है यूनिक, ठीक है। यानी लेस, ये हम सब बात कर रहे हैं पहले लेस सेंसिटिविटी की, है ना। यदि प्राइस बढ़ा दोगे तो कस्टमर पे करेगा, वो कहेगा नहीं मुझे तो इसी डॉक्टर से इलाज कराना है, मुझे तो इसी लॉयर से अपना केस करवाना है, मुझे तो इसी चार्टेड से, इसी प्रोफेशनल से अपने सर्विस लेनी है। यानी अगर किसी प्रोफेशनल्स में एक ऐसी क्वालिटी है जो औरों में नहीं है तो वो कहलाता है यूनिक, यानी वहां सेंसिटिविटी कम होती है। ठीक बात है, चलिए इसको भी बाद में, ठीक है। डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट, यानी अभी सारे मैं बात करूं लो सेंसिटिविटी वाली की, ताकि एक बार वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। डिफिकल्ट हो कंपैरिजन, प्राइस सेंसिटिव विल बी लो इफ द बायर हैज डिफिकल्ट कंपैरिजन टू अल्टरनेटिव। अगर दो अल्टरनेटिव आपके पास हैं और दोनों में कंपैरिजन ही संभव नहीं है, जैसे जियो का प्लान है भाई, दूसरे के प्लान से कंपेयर कर लो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना दोनों का। भाई हल्दीराम की मिठाई है मान लो, भाई एक अच्छे कस्टमर कहते हैं इसका तो कोई, इस टेस्ट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नरूला की जो आइसक्रीम होती है, नहीं उसका अगर फ्रूट वाला संडे खाओ तो उसका जो कंपैरिजन है ना वो कहीं है ही नहीं, समझ रहे? तो इसका मतलब वो अगर प्राइस भी आप देखो 2 साल पहले ना वो 90 रुपए का था, आज वो 260 रुपए का है, तो डिमांड उतनी है। क्यों? जो कस्टमर का टेस्ट है ना वो यही कहता है यार ये वाला टेस्ट कहीं है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है ना इसका। तो जब किसी प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है, तो हम कहते हैं लो सेंसिटिविटी। टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट, अगर एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट का लो प्रोपोर्शन है कस्टमर की इनकम का तो सेंसिटिविटी वेरी लो होती है। मतलब जैसे हमारी इनकम है ना 1 लाख रुपए महीना, 70,000 रुपए, एक आम आदमी की इनकम की बात भी की जा रही है, तो मिल्क है जैसे उसका, है ना, नमक है, ठीक है, ये कॉस्ट उसकी इनकम का बहुत कम पार्ट है, मतलब अपनी इनकम में से वो बहुत कम पैसे खर्च करता है। जैसे मिल्क हो गया, साल्ट हो गया, तो इनकी कीमत अगर बढ़ भी जाए, भाई दूध है मान लो 5 रुपए बढ़ जाए कल से, नमक है 2 रुपए बढ़ जाए, तो कस्टमर तो उतना ही लेगा ही ना, कुछ कम तो करेगा नहीं, तो डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब टोटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है नेसेसिटी प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है नेसेसरी प्रोडक्ट, नहीं जैसे साल्ट हो गया, ठीक है, जैसे आपका मिल्क हो गया, नहीं जैसे मान लो शादी का बजट है, ठीक है, उसमें इनविटेशन कार्ड हो गए, टोटल बजट है आपका भाई साहब 50 लाख रुपए का, शादी के कार्ड 70 रुपए का, अब वो अगर बढ़ भी जाते हैं 100 रुपए हो जाते हैं तो उतना ही लेंगे ना, वो तो है नहीं कि नहीं भाई 100 रुपए का हो गया कार्ड अब हम कम लोगों को इनवाइट करते, नहीं होगा ना, ठीक है। तो लो सेंसिटिव, यानी लो सेंसिटिव की बात क्या कर रहे हैं, जब भी प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड पर कोई प्रभाव ना पड़े, यूनिक क्वालिटी कंपैरिजन ना हो और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो आपकी इनकम का, तो नेसेसिटी प्रोडक्ट में आ जाते हैं। एंड बेनिफिट इफेक्ट, यानी बायर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव, सब लेस वाले, वेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोडक्ट इज लो कंपेयर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट, राइट भाई? ठीक बात है। क्या कहना चाहते हैं, जब टोटल, इसका मतलब क्या है, एंड बेनिफिट,
जब कस्टमर को मिलने वाला बेनिफिट उसके दी जाने वाली प्राइस से ज्यादा हो। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, जब कस्टमर को मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा हो कस्टमर के द्वारा दी जाने वाली प्राइस से। जैसे स्टूडेंट का बस पास, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल बस का पास बनवाया हुआ है ₹12.5 का, पता नहीं कब से 30 साल से चला आ रहा है। समझ रहे नहीं? तो बेनिफिट ज्यादा है, प्राइस कम है। तो अगर मान लो वो प्राइस ₹12.5 से ₹20 कर देते हैं, हो गया, ₹50 भी कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट इफेक्ट ज्यादा है ना। शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट, ये सब बता रहे हैं जब लो सेंसिटिविटी है, यूनिक हो, सब्स्टिट्यूशन ना हो, है ना, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप, टोटल कॉस्ट आपकी इनकम का बहुत कम पार्ट हो, मिलने वाला बेनिफिट आपकी देने वाले प्राइस से बहुत ज्यादा होता है। तो यार ले ले भाई, वैसे ही मैं बहुत बेनिफिट ले रहा हूं, ₹2-4 फालतू ले भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। शेयर्ड कॉस्ट, if the cost of product is shared by another party the buyer will have less prone to price sensitive। समझ गए? जैसे LTC हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन, कारपूल हो गया, GST हो गया, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। क्या क्या कहा मैंने? जैसे GST, भाई GST बढ़ा दो, भाई हम तो ले रहे हैं और फिर आगे गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है। LTC हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन, है ना। ठीक है। कारपूल मतलब शेयर्ड हो जाता है ना। रेंट फ्री एकोमोडेशन, आप ध्यान दो, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मान लो कोई एम्प्लॉय है किसी मकान में किराए पे रह रहा है, तो उसका किराया कौन दे रहा है? उसका एम्प्लॉय। तो अगर किराया बढ़ा भी देगा मकान मालिक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया मालिक को देना, मुझे क्या मतलब। तो जब मेरा खर्चा दूसरा आदमी देता है, मेरी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ाने पर। ठीक है। संक इन्वेस्टमेंट, यानी जब आप एक कॉस्ट ऑलरेडी पे कर देते हो तब उस पर रिवेन्यू, मतलब कैपिटल कॉस्ट पे कर चुके, अब रिवेन्यू के लिए आप ज्यादा नहीं सोचते। जैसे आपने कोई लग्जरी कार खरीद ली, आपने मर्सिडीज कार खरीद ली, है ना, ₹1.5 करोड़ की, तो अब आप उसकी बैटरी के लिए आप नहीं सोचोगे कि यार बैटरी की प्राइस बढ़ गए, सर्विस चार्जेस बढ़ गए, पार्ट्स के प्राइस बढ़ गए, तो मैं कार नहीं खरीदूं। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि आप ऑलरेडी कार खरीद चुके हो। समझ गए? तो वो संक इन्वेस्टमेंट है। टीवी आप परचेज कर चुके हो, अगर आप इंटरनेट का रेट बढ़ गया तो आप धुना टीवी बेच दोगे, डिमांड उतनी रहेगी। ठीक है, राइट में, टीवी के लिए, कार के लिए, मान लो बैटरी का रेट बढ़ जाए। क्लियर बात में? प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, हायर द परसीव्ड वैल्यू, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लोअर द प्राइस सेंसिटिविटी। ये वही है जो हमें हम लिखे। इन्वेंट्री इफेक्ट, अगर प्रोडक्ट स्टोर नहीं हो सकता है तो वो लेस प्राइस सेंसिटिव है। जैसे वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, केक है ना, अगर मान लो इनकी प्राइस बढ़ा दे तो ये तो है नहीं कि भाई ये सारी इकट्ठी कर लो, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस अगर बढ़ रही है तो इकट्ठा तो नहीं कर सकते ना आप, उसको खराब हो जाएंगी। तो जरूरत के हिसाब से तो खरीदोगे ही ना आप। तो अगर कोई प्रोडक्ट आप स्टोर नहीं कर सकते तो आप कहोगे प्राइस के बढ़ने पर डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। कौन कौन से हो गए लो सेंसिटिव वाले? यूनिक वैल्यू, यानी एक अलग से कैपेबिलिटी हो, डॉक्टर हुए, लॉयर्स हुए, है ना, कोई एक अलग से स्पेशल फ्लैट हो गया प्राइम लोकेशन का, तो उसमें प्राइस के बढ़ाने पर डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो, जियो का जैसे आपने एग्जांपल दिया, टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट हो गया, मिल्क हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, शादी के कार्ड हो गए, एंड बेनिफिट, बस का बच्चों के लिए पास हो गया। या जब भी कोई आप ऐसी बात करो कि भाई यहां भी दे सकते हो हल्दीराम का एग्जाम्पल, कि जो आप ले रहे हो, आप कॉफी पी रहे हो कहीं, है ना, कैफे कॉफी डे में, तो आपको बहुत अच्छी लगती है वो कॉफी, तो आपको लगता है कि यार बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है, जो प्राइस ले रहे हैं वो मेरे हिसाब से कम है, तो अगर प्राइस बढ़ा भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। शेयर्ड कॉस्ट, यानी जब मेरी कॉस्ट शेयर हो जाती है, रेंट मतलब हम जहाँ किराए पर रह रहे हैं, मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया पर वो किराया मुझे मेरा एम्प्लॉयर दे देता है ना। संक इन्वेस्टमेंट, यानी टीवी अगर हमने खरीदा हुआ है तो इंटरनेट का खर्चा अगर बढ़ जाता है तो भी मैं डिमांड उतनी ही रखूंगा, है ना। कार है, जैसे कार खरीद ली तो अब तो खरीद चुके हैं ना, संक कॉस्ट हो गई, अब उसकी बैटरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बढ़ भी जाएगी तो। प्राइस क्वालिटी इफेक्ट वही जो इन्वेंट्री का मतलब पेरिशेबल गुड्स। चलिए अब एक में कहते हैं सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट का होता है ये नहीं तो वो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, यानी कोको कोला है जैसे, है ना,
पेप्सी के लिए, कोका कोला दूसरी। तो एक प्रोडक्ट ना हो तो दूसरा। इफ द बायर आर अवेयर ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड दीज परफॉर्म द सेम फंक्शन, दीज परफॉर्म द सेम फंक्शन, एक मोबाइल है सैमसंग का, दूसरा दूसरी कंपनी का, ठीक है, देन बायर प्राइस सेंसिटिव विल बी हाई। तो आप प्राइस बढ़ाओगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि दूसरे पर चला जाएगा। भाई दो फ्लैट है, आपने कहा नहीं भैया मेरा फ्लैट, मैं तो फ्लैट 50 लाख में बेचूंगा, भाई खासियत नहीं कुछ भी नहीं है, दूसरा भी उतने में मिल रहा है, तो बार्गेनिंग हो जाएगी ना। तो इसका मतलब जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उपलब्ध हो, भाई ये नहीं है तो मैं दूसरा ले लूंगा ना, ये नहीं है तो मैं दूसरा ले लूंगा, ठीक है, तब उस केस में आपकी प्राइस सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया प्राइस सेंसिटिविटी वाला, हो गया क्लियर बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड में हमें कौन कौन से मेथड डिस्कस करने हैं? कंपटीशन, कॉस्ट एंड वैल्यू। कंपटीशन बेस में आ जाएगा गोइंग रेट और सील बिड, वैल्यू बेस में आ जाएगा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू, और कॉस्ट बेस में आ जाएगा कॉस्ट बेस्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, ठीक है, ध्यान से सुना। जो प्राइस हमारे लिए बेस्ट है, नहीं, हाउ टू कैलकुलेट, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा? कॉस्ट बेस्ड। यूजुअली मेजर मैन्युफैक्चरर इस मेथड को फॉलो करते हैं, और कब करते हैं? कब करते हैं? जब कंपटीशन कम होता है, क्योंकि जब कंपटीशन होगा फिर तो मार्केट प्राइस होगी, नहीं, या फिर कस्टमाइज प्रोडक्ट हो कि भाई मुझे तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छा बाबूजी ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, फर्नीचर में आपको ये डिजाइन चाहिए, नहीं, आर्म लेंथ मतलब सॉरी विदाउट आर्म चाहिए, या कुशन वाला चाहिए, सनमाइक का टॉप चाहिए, पॉलिश टॉप चाहिए, है ना, फ्लैट बनाना है तो हमें ऐसा फ्लैट बना के चाहिए जिसमें फ्लोरिंग वुडन हो, है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर होगा तो हमारे को क्या कहेगा सेलर कि भैया जो मेरी कॉस्ट आएगी मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा, कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये वाला मेथड तब फॉलो होता है प्राइसिंग का, जब प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड हो और कंपटीशन कम, ठीक है। तो प्राइसिंग क्या होती है? टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आइए तो हम बात करते हैं कॉस्ट प्लस, ठीक है, प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, है ना। हाँ, ये कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर लेस कंपटीशन हो, जहां पर लेस कंपटीशन हो, ओके, प्रोडक्ट कस्टमाइज हो, प्रोडक्ट हमारा कस्टमाइज हो, ओके। ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड है, ओके। और प्राइसिंग क्या होगी इसकी? टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ओके। हाँ जी, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट टू बी इनकर्ड। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? अवॉइडेबल प्लस अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो स्पेशल प्रोडक्ट के लिए हम करें, जैसे मशीन का रेंट हो गया, कोई ऐसे टेम्परेरी सुपरवाइजर हो गए। अनअवॉइडेबल यानी शेयर फैक्ट्री का रेंट हुआ, मैनेजर की सैलरी हुई, डेप्रीशिएशन हो गया। तो जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो अपोर्शन करते हैं रीजनेबल बेसिस पर, ठीक है, जैसे डेप्रीशिएशन भी कह सकते हैं, है ना। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम फिक्स एसेट खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि लाइफ 10 साल की है, तो मान लो 1 लाख रुपए की हमने 10 लाख रुपए की मैंने कोई एसेट खरीदी और 10 साल की लाइफ है, तो इसका मतलब मैं सोचता हूँ कि यार हर साल 1 लाख रुपए निकाल कर अलग रखता जाऊं ताकि 10 साल के बाद प्रॉफिट में से ये 10 लाख रुपए हो जाए और मैं नई एसेट खरीद लूं। बट मुझे ये ध्यान में भी रखना चाहिए कि बीच में अगर मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और अगर रिटर्न हमारी रिटर्न ऑन, अगर रिटर्न कैसी हो? एज ए परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन हो, एज ए परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो हमारी प्राइस क्या बनती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, यानी ये वाली रिटर्न बराबर प्राइस। ये ध्यान रखना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे कट जाता है, प्राइस आ जाती है। क्लियर पांडे? एलोकेशन हमें ध्यान से बांटना होगा कि रीजनेबल बेसिस पर, कि टोटल फैक्ट्री का खर्चा आप उस प्रोडक्ट पर कितना डाल रहे हो। जैसे फैक्ट्री का रेंट है तो एरिया वाइज बांटोगे, मैनेजर की सैलरी है तो नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से बांटोगे, सुपरवाइजर की सैलरी है तो नंबर ऑफ वर्कर सुपरवाइज्ड। क्लियर पांडे? चलिए अब सेकंड आता है हमारे पास। हाँ जी, ये हो गया। चलिए हाँ जी, आगे है कंपटीशन बेस्ड में। कंपटीशन बेस्ड में दो प्राइस आएंगी, गोइंग रेट और सील बिड। कंपटीशन बेस्ड प्राइस क्या होती है? कि जब कोई भी कंपनी वो प्राइस चार्ज करती है जो कंपटीटर चार्ज कर रहा है, मतलब कंपटीटर के प्राइस को ध्यान में रखते हैं, तब हम प्राइस सेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपिटिटिव प्राइस। क्लियर है? कंपिटिटिव के प्राइस को ध्यान में रखते हैं, कंपटीटर के प्राइस को ध्यान में रखते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम वही प्राइस चार्ज करें जो कंपटीटर चार्ज कर रहा है। ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, नहीं। अच्छा, हमारी कॉस्ट और डिमांड चेंज हो सकती है। मान लो मैं ज्यादा बना रहा हूं, मान लो मैं ज्यादा बना रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को बल्क डिस्काउंट मिलेगा, एफिशिएंसी का फायदा होगा, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। तो हो सकता है हाँ जी कि डिमांड हमारी प्रोडक्ट की चेंज हो जाए, या फिर हमारे प्रोडक्ट में कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है, बट कंसर्न मेंटेन इट्स प्राइस। तो भाई मुझे फायदा मिल रहा है ना, बल्क डिस्काउंट मिला, मैंने एफिशिएंसी बढ़ाई, है ना, या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो मैं उस केस में कई बार प्राइस उतनी ही रखता हूं, क्योंकि कंपटीटर उतना रख रहा है, मैं क्यों कम करूं, क्यों अपना लॉस करूं, ये मतलब है। और उल्टा कई बार कंपटीटर अपना प्राइस कम कर देता है तो मुझे कम करनी पड़ती है, बशर्ते मतलब इंस्टेड कि मेरी कॉस्ट ना तो कम हो रही है ना, मेरी कॉस्ट कोई चेंज नहीं हो रही, तो अभी मुझे प्राइस कंपटीटर वाली रखनी पड़ती है। तो दो बातें होगी ना, हो सकता है आपकी कॉस्ट और डिमांड में चेंज आए, मतलब हो सकता है आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, आपको बल्क डिस्काउंट ना मिले, आपको लेबर महंगे मिले, कॉस्ट बढ़ जाए, या डिमांड में चेंज आ जाए, कमी हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, तो कंपटीटर के प्राइस रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बढ़ाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा। दोनों बातें हैं, ठीक है। कॉस्ट में डिमांड में चेंज आने के बावजूद भी आपको कंपटीटर की प्राइस रखनी पड़ती है, ठीक है। और उल्टा अगर कंपटीटर प्राइस कम कर रहा है तो आपको भी प्राइस कम करनी पड़ेगी, भले ही आपको कॉस्ट और डिमांड में कोई चेंज ना हो। क्लियर पार्ट पे? चलिए अब आता है गोइंग रेट प्राइस और सील्ड बिड प्राइस। हाँ जी, गोइंग रेट प्राइस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सारे पॉइंट आपको लिखने हैं परफेक्ट कंपटीशन वाले, ठीक है। ये कहां एप्लीकेबल होती है? परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कौन सी प्राइस? जो बाजार में चल रही हो, गोइंग रेट जो बाजार में चल रही, मतलब सिंपल है, एवरेज प्राइस चार्ज्ड बाय इंडस्ट्री, एवरेज प्राइस प्रिवेलिंग इन इंडस्ट्री, वो कहलाती है गोइंग रेट, ठीक है। हम एवरेज प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, कम चार्ज नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ज्यादा चार्ज करोगे कस्टमर नहीं आएगा, वो कहेगा भैया सेम चीज मैं बराबर वाले से ले लूंगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। कम प्राइस चार्ज करोगे कस्टमर तो आ जाएगा और आपको कुछ नहीं बचेगा, तो घर से तो ना दोगे, राइट। तो एवरेज प्राइस चार्ज बाय द इंडस्ट्री, ओके। तो ये हमेशा फेयर रेट ऑफ रिटर्न देती है, क्योंकि हर आदमी लॉस में तो नहीं होगा ना, नहीं, हानिकारक कम है, लेस डिस्ट्रक्टिव। आगे बात समझ में? तो गोइंग रेट के बारे में क्या लिखना है? सारे पॉइंट लिखना है परफेक्ट कंपटीशन वाले। हम इसमें प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं। एवरेज प्राइस चार्ज बाय द इंडस्ट्री परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में होती है, यानी हम
एवरेज प्राइस से ना तो ज्यादा चार्ज कर सकते ना ही कम चार्ज करना चाहते। ज्यादा चार्ज करोगे कस्टमर नहीं आएगा, कम चार्ज करोगे आपको कुछ नहीं बचेगा। तो ये फेयर रेट ऑफ रिटर्न देती है और लेस डिस्ट्रप्टिव होती है, मतलब हानिकारक कम होती है। इसका मतलब है हानिकारक, क्योंकि सब यही प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला आता है सील बिड प्राइस। हाँ जी, सील बिड प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर हमें कोई सामान खरीदना है, ठीक है, तो हम दुकान पे नहीं जाते, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोटेशन इनवाइट करते हैं। मतलब बायर बड़ा होता है इस केस में ना, वो कहता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं, वो एक क्या करते हैं, टेंडर इनवाइट करते हैं कि भाई हमें ये सामान खरीदना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमें सामान बेचने में, वो अपना प्राइस हमें बताओ। यानी कैसे बताओ अपना प्राइस, एक पेपर पर लिखकर और उस पेपर को एनवेलप में डालकर उसको स्टेपल करके प्रॉपर सील्ड करके और अपनी कंपनी की स्टैंप लगाकर हमें भेज दो। बीच में कोई खोले ना उसको, यानी सील लगाकर भेज दो। हम जब अपने यहां मीटिंग करेंगे और डिसाइड करने वाले होंगे कि किसको हमें ऑर्डर देना है, तो सबकी जो कोटेशंस आई होंगी, एक्स की, वाई की, जेड की, जिस जिस सप्लायर की कोटेशन आई हुई होंगी, सबको ओपन करेंगे और उस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे जिसने सबसे कम प्राइस कोट की होगी और हाई क्वालिटी का मटेरियल होगा और टाइम से सप्लाई करेगा, यानी जो हमारी सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा और सबसे सस्ता देगा। तो ये एक तरीका कहलाता है सील बिड प्राइस। तो ये एप्लीकेबल होती है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट वर्क में टेंडर कोटेड होते हैं। बेसिकली बायर इसमें लार्ज होता है, ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड टू बाय द कंपोनेंट मटेरियल मशीन्स, दे इनवाइट बिड बाय एडवर्टाइजमेंट। जो भी इंटरेस्टेड सप्लायर होते हैं, इंटरेस्टेड सप्लायर कोट द प्राइस एंड पोस्ट टू द बायर इन सील्ड एनवेलप। बायर देन सेलेक्ट द सप्लायर हु कोट द मिनिमम प्राइस विद द हाई क्वालिटी। क्लियर, ये कहलाता है हमारा सील बिड प्राइस। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड। हाँ जी, आगे है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड में सबसे पहले ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या मतलब, क्या होता है कि सबसे पहली बात कि ये सेलर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। यानी जब कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू, कस्टमर को मिलने वाला बेनिफिट उसके द्वारा दी गई प्राइस के बराबर हो, कस्टमर को जो लाभ मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, गेन मिल रहा है ना, वो उसके द्वारा दी गई प्राइस के बराबर हो, यानी ट्रू। इसका मतलब क्या है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, सही। भाई हम तुम्हें जो दे रहे हैं ना, वो उतना ही है जितना आपसे ले रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। इसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, समझ गए। तो अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये बनेगा कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। भाई दूसरा इतने में मिल रहा है, प्लस उतने में तो आप दोगे ही, मैं जो आपको फायदा दे रहा हूं उसके पैसे दो, ग्रॉस डिफरेंशियल एडवांटेजेस, माइनस कर दो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब है रेलिवेंट कॉस्ट ही। अगर मैं बात करूं तो रेलिवेंट कॉस्ट ही है ये, अगर मैं बात करूं ना तो रेलिवेंट कॉस्ट ही है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, किसके बराबर होगी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है भाई, दूसरों को जितना दोगे तो मुझे भी इतना दोगे कम से कम, है ना, प्लस ग्रॉस, मैं कितना आपको फालतू दे रहा हूं उसके कंपैरेटिवली, ग्रॉस डिफरेंशियल एडवांटेजेस, मैं आपको जो उससे ज्यादा बेनिफिट दे रहा हूं उसके भी तो पैसे दो नहीं, अच्छा, माइनस मेरी वजह से आपको फालतू पैसा खर्च करने पड़ रहे हैं, माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये कहलाएगी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, अब सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमें अपने टिकट की प्राइस फिक्स करनी है, यानी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। तो आप R&D करके देखोगे कि पैसेंजर से मैं कितने पैसे लूं जो मैं उसको वैल्यू दे रहा हूं, है ना। उसके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि वो ट्रेन से आ सकता है। भाई मान लो एक एक्स स्टेशन से वाई जाना है, दिल्ली टू चेन्नई जाना है ना, तो सपोज अगर वो ट्रेन से जाता है,
ठीक है, तो ट्रेन की टिकट है उसकी 2000 रुपए की। भाई सपोज हम इंडियन एयरलाइंस हैं और हमें अपनी प्राइस टिकट की फिक्स करनी है, तो हम R&D करके देखते हैं कि पैसेंजर के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है। कंपटीटर की प्राइस नहीं देखते हम, दूसरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखते हैं हम। ठीक है, तो 2000 रुपए मान लो ट्रेन की टिकट की प्राइस है। ओके, हम पैसेंजर को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? टाइम सेव। एक मिनट, ये क्या है? टिकट ऑफ ट्रेन। ट्रेन से आएगा तो 2000 रुपए लगेंगे। ठीक है, और हम उसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं? हम उसको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं? उसका टाइम बच रहा है। ट्रेन तो भाई 3 दिन में पहुंचाएगी, हम उसको 3 घंटे में पहुंचा देंगे। टाइम सेव, हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं टाइम का। ठीक बात है, हम उसको टाइम का बेनिफिट दे रहे हैं। नहीं, बैगेज इजीली उसका ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं भाई, ठीक बात है। और कई बार हम कहते हैं सीनियर सिटीजन को कंसेशन दे देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सपोज इसकी वैल्यूएशन देखें अगर हम, तो मैं कहता हूं 400 रुपए का बेनिफिट निकाल लो भाई। तो भैया 400 रुपए का तुझे बेनिफिट मिल रहा है तो 400 रुपए मुझे दे, है ना, क्योंकि 400 रुपए का बेनिफिट दे रहा हूं। अच्छा, मेरी वजह से कई बार एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करनी पड़ जाती है तेरे को, क्योंकि रेलवे स्टेशन फिर भी घर के पास होता है, एयरपोर्ट नॉर्मली घर से दूर होते हैं, है ना। तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सपोज 200 रुपए, तो हम कम से कम 2200 रुपए तो लेने के हकदार बनते हैं उससे। तो ये आ जाती है टिकट की प्राइस। क्लियर पार्ट भाई, ये आ जाती है टिकट की प्राइस। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर बेटा, चलिए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, ठीक है, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, देखो ध्यान से। सपोज हमें एक मटेरियल खरीदना है M1। हम क्या है? मैन्युफैक्चरर हैं। हम कौन है? मैन्युफैक्चरर। हमें एक मटेरियल खरीदना है M1। M1 का जो सप्लायर है, M1 का जो सप्लायर है वो है रामलाल। M1 का सप्लायर है वो है रामलाल। ठीक है, सेम मटेरियल M2 सब्स्टिट्यूट वो है श्यामलाल। ये दे रहा है मुझे 10 रुपए पर किलोग्राम। ओके, श्यामलाल दे रहा है मुझे 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। ओके, बट ये मुझे फैक्ट्री गेट पर दे रहा है, ये मुझे फैक्ट्री गेट पर दे रहा है, यानी मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करना पड़ता। ओके, बट रामलाल में बेनिफिट है, वो मुझे जस्ट इन टाइम के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है उसकी, उसकी प्रोडक्टिविटी की वजह से मुझे पैसे बचते हैं। जस्ट इन टाइम की वजह से स्टोरेज कॉस्ट बचती है मान लो 2 रुपए पर किलोग्राम, और प्रोडक्टिविटी की वजह से 1 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, पर रामलाल क्या कहता है? भैया मेरी फैक्ट्री से आके ले जाओ, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 50 पैसे पर किलोग्राम। तब मैं ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या रखूंगा बताओ जरा। हाँ जी, अगर मुझे रामलाल से मटेरियल लेना है तो क्या रखोगे प्राइस M1 की? जो पैसे श्यामलाल को दोगे, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस, हाँ जी, रामलाल क्या कहेगा? 10 रुपए तो उसको दे ही रहे हो ना, बट जो मैं दे रहा हूं वो तो नहीं दे रहा। मैं आपको क्या दे रहा हूं? जस्ट इन टाइम का बेनिफिट, यानी आपको मेरी वजह से स्टोरेज कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का फायदा हो रहा है तो मुझे दो। हम क्या कहेंगे? भाई तेरी वजह से मुझे 50 पैसे फालतू भी तो खर्च करने पड़ रहे हैं, तो भाई माइनस कर दो। कितने हो गए? 12.5 रुपए। बोलो समझ में आ गई बात? ये क्या कहलाया? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, है ना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस डिफरेंशियल बेनिफिट माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट। बोलो समझ आ गई बेटा? क्लियर बात? चलिए, नेक्स्ट आता है परसीव्ड वैल्यू। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इकोनॉमिक वैल्यू मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इकोनॉमिक वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से होता है। ठीक है, और परसीव्ड वैल्यू कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कितना प्राइस पे करने को तैयार होता है।
मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड बाय द कस्टमर, यानी इन द आइज ऑफ कस्टमर। कस्टमर कहता है मेरी निगाह में तो भैया इतना प्राइस है, लेना तो लो, यानी वो प्राइस जो कस्टमर देने को तैयार होता है। भाई ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ठीक है, आपने फिक्स कर दी प्राइस, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस डिफरेंशियल बेनिफिट माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना। पर मैं कितना देने को तैयार हूं, वो मेरी कहलाएगी परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू में कस्टमर कहता है कि कुछ फैसिलिटीज ऐसे हैं जो आपने जोड़ दी, मैं वो अवेल नहीं कर रहा, तो मैं क्यों दूं। जैसे अभी बताया था एयरपोर्ट में कि कस्टमर कहता है कि भाई आपने तो सीनियर सिटीजन, परमानेंट डिसेबल, उनके लिए कंसेशन, मतलब उनके लिए आपने एक बेनिफिट दिया है, तो वो तो आपने सब यूनिफॉर्म प्राइस में जोड़ दिया, मैं तो वो बेनिफिट ले ही नहीं रहा, तो मैं वो प्राइस क्यों दूं। तो माइनस कर देता है, वो माइनस कर देता है। तो माइनस करके जो प्राइस आती है वो कहलाती है परसीव्ड वैल्यू, वो आती है परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर वुड लाइक टू पे। ठीक बात है। जैसे हम बात करें अभी एग्जांपल में, हाँ जी 2200 रुपए ये टिकट की वैल्यू आई थी, तो अगर कस्टमर ये कहे कि सर जी इस 400 में, है ना, मान लो 100 रुपए आपने किसके हैं, कंसेशन के हैं, तो मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो क्वालिफाई भी नहीं कर रहा, तो मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो। नहीं, तो मैं तो 2300 रुपए देने को तैयार हूं, ध्यान से समझना। ठीक बात है। तो ये तो आगे हमारी 2200 रुपए ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक बात है, जो कंपनी के हिसाब से, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरी नजर में इतनी है। अब कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कस्टमर की निगाह में बेकार है, नहीं, तो वो कहलाएगा परसीव्ड वैल्यू, यानी वो माइनस कर देंगे कि वो 100 रुपए माइनस करके देने को तैयार है, यानी कस्टमर 2100 रुपए देने को तैयार है, कस्टमर 2100 रुपए देने को तैयार है। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड बाय द कस्टमर, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड बाय कस्टमर। कस्टमर इतने रुपए देने को तैयार है, कहना ठीक है मुझसे 21 रुपए ले लो, मैं कम मना कर रहा हूं। ओके, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना आगे क्या कह रहे हैं। ये मैक्सिमम प्राइस है, अब नेगोशिएट होता है कई बार, तो सेलर कहता है चलो ठीक है भाई, मैं आपसे 1950 रुपए ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस फाइनली चार्ज सेटल्ड हुआ, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट है सर्विसेज की एक्चुअल अगर मैं देखूं तो वो मेरी कॉस्ट है 1720 रुपए। ओके, 1720 रुपए मेरी कॉस्ट है, तो मैं ले रहा हूं 1950। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस, 230 रुपए का। ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सेलर का सरप्लस, ये कहलाएगा सेलर का सरप्लस। नहीं, और कस्टमर अपने दिमाग में बना के बैठा था 21 रुपए, उसको देने पड़ रहे 1900 रुपए, 50 रुपए, तो ये जो 150 रुपए है ये क्या कहलाएगा, कस्टमर सरप्लस, ये कहलाएगा कस्टमर सरप्लस। बोलो समझ आ गई बात भाई, क्लियर है। चलिए, हाँ जी, ये कह सकते हो कस्टमर विलिंग टू पे फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर देने को तैयार होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन, बेस्ड ऑन देयर फीलिंग, बेस्ड ऑन देयर थॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इररिलेवेंट अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर ये सोचेगा कि मेरी राय में इतने पैसे हैं, कॉस्ट भले कितनी भी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज द वैल्यू विच द कस्टमर थॉट दैट द कस्टमर थॉट कि भाई हाँ इतने देने चाहिए, नहीं, दैट ही इज डिराइविंग फ्रॉम द कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर सोच रहा है कि वो बेनिफिट मैं जो यहां से डिराइव कर रहा हूं वो मैं आपको देने को तैयार हूं, यानी वैल्यू बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट डिराइविंग फ्रॉम द प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ कस्टमर, बट नॉट रिलेशन विद द प्रोडक्ट। ये किस पर डिपेंड करता है, सर्विस सपोर्ट पर, उसकी रेपुटेशन पर, उसकी वारंटी क्वालिटी पर, उसकी एडिशनल फीचर्स पर, उसकी ड्यूरेबिलिटी पर। क्लियर पार्ट में ये बात कहना चाह रहे हैं। ओके, तो ये कहलाएगी परसीव्ड वैल्यू, यानी कस्टमर विलिंग टू पे फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हिज परसेप्शन, बेस्ड ऑन हिज थॉट दैट
ही डिराइव्स द वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता है सेलर की रेपुटेशन, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, एडिशनल फीचर्स। ओके, चलिए राइट, आगे चले।